हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज लास्ट वीडियो है बीडब्ल्यू का। दरअसल मैंने सोचा था ये सेशन लाइव रखेंगे, लाइव सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। लेकिन कल भी एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी तो वहां जाना हो गया, आज भी बहुत लेट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, लाइव तो हो नहीं पाएगा, पता नहीं हो ना हो। तो और उसके अलावा फिर और भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। खैर बहरहाल, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए, ठीक है। बाकी क्योंकि थ्योरी और डेरिवेशन तो मैंने जो वन शॉट वीडियोस हैं उसमें बता ही दिया है, वहां से आप लोग देख ही लोगे। न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है कि जो न्यूमेरिकल्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए। तो जो पिछले 3 पेपर्स अभी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से 2 एग्जाम हुए और एक एग्जाम लॉकडाउन के पहले हुआ था, टोटल इस पैटर्न के 2019 पैटर्न के अभी तक 3 एंड सेम एग्जाम हुए, ठीक है। तो उन तीनों एंड सेम एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आए उनको आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेकर चलेंगे 2019 वाला पेपर। पहले हम लोग 2019 नवंबर 2019 का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मई 2022 और फिर उसके बाद नवंबर 2022 वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट इसमें डिफाइन एक्टिव रिएक्टिव पावर, ये आप लोग को पता ही है, सिंपल डेफिनेशन से। रेजोनेंस पूछा है, फिर इसने रेजोनेंस का डेरिवेशन है तो उसमें एक्सएल इक्वल्स टू एक्स ही रखेंगे हम लोग, और वहां से एफ की जो वैल्यू होगी वो एफ आर आएगा हमारे पास। तो आएगा हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ऐसे करके कुछ आता है ना, मतलब कुछ क्या मतलब यही आता है, एफ आर इक्वल्स टू, ये वाला डेरिवेशन करना है। 4 लाइन का सारा है, 6 मार्क्स का है, देख लो। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आईएल सर्किट व्हेन सप्लाइड 180 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, देन द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इज 5 एम्पियर, कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इसमें पूछा हमसे एक्सएल। एक्सएल यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा हमारे पास एक्सएल इक्वल्स टू वी एल ओवर आई, आई एल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सीरीज सर्किट है हमारा, इसलिए आई हमारा सेम रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल आएगा तो इंडक्टेंस निकाल लेंगे आराम से। फिर रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे जो, चलिए करते हैं अभी, रेजिस्टेंस भी हम लोग वैसे निकाल लेंगे। फिर वी आर जो है वो जब करंट के साथ में इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर हमारे पास आ जाएगा, पावर फैक्टर फेजर डायग्राम, ठीक है। तो एक्सएल इक्वल्स टू वीएल ओवर आईएल हो जाएगा यहाँ पे, और वीएल हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 150 वोल्ट, है ना, और आईएल कितना है 5, तो एक्सएल आ गया हमारा 30 ओम, सही है। और उसके बाद अगर हम लोग को जेड के, अब अगर जैसे हमें एक्सएल तो हमारा आगे यहाँ से इसने आगे पूछा है इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस भी हम लोग एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है हमारा 2 पाई एफ इंटू एल, सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 पाई एफ एल लगा देंगे तो एल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सी एक्सएल सॉरी अपॉन 2 पाई एफ, एक्सएल है हमारा 30 और 2 इंटू पाई यानी 3.14, और एफ है हमारे पास कितना 50 हर्ट्ज। यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ये छोटा सा कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, मैं कर नहीं पाया, 10 हो गया 0.3 डिवाइड बाई 3.144, तो ये आ जाएगा अराउंड 0.9 के अराउंड आएगा, 0.9 हेनरी के अराउंड आ जाएगा, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस पूछा है इसने, तो रेजिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकालने का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो Z जो होता था हमारे पास वो होता था V ओवर I, तो हमें टोटल V पता है कितना है, एक मिनट से कलर चेंज कर लेते हैं इससे थोड़ा सा क्लियर दिखे। टोटल V जो था हमारे पास वो दिया हुआ 180 वोल्ट, राइट। 180 डिवाइड बाई I टोटल कितना दिया है 5, सही। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ से आएगा 36, तो 36 आ गया Z। अच्छा अब Z क्या होता है हमारे पास, Z होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z, यहाँ पे 36 से मैग्नीट्यूड ही आया हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z हमारे पास क्या होगी, इसमें एंगल 0 आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास Z की भी वैल्यू है और आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं है, एक्सएल की है। तो अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, बल्कि बजाय इसको अंडर रूट में लिखते हैं कि यहाँ Z को हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर का इसका मतलब ये है हमारे पास कि 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल जो था हमारा 30 का स्क्वायर, सही। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, सही। और 30 का स्क्वायर होगा 900, तो 900 में से इसको 900 को इसमें से माइनस कर देंगे, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो इसकी आएगी यहाँ से निकल के, कैलकुलेट कर लो तुम लोग कितनी आ रही है, उसके बाद जो है 19.899, ठीक है। देखो मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी हुई है क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा और मोबाइल में है कैलकुलेटर, मोबाइल
स्टैंड पे लगा हुआ है, कैमरा तो उसी का यूज हो रहा है ना तो इसीलिए मैंने पहले सबकी कैलकुलेशन करके रखी है जिससे मैं डायरेक्टली लिख सकूं। अच्छा, हो सकता है मैंने गलती की हो, इसलिए एक बार तुम दोबारा से रीचेक कर लेना। सही है, तो ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू। तो हमारे 3 पार्ट इसमें सॉल्व हो गए, 1 2 3, और हमारे पास क्या बचा, वी आर। वी आर क्या होगा, वी आर होगा हमारा आई इंटू आर, है ना। आई हमें पता है 5 है, आर हमने अभी कैलकुलेट किया 19.899। ठीक है, तो अराउंड कितनी आ जाएगी, 99.5 वोल्ट हमारा वी आर आ गया। सही है, वी आर हमारा कितना है, 99.5 वोल्ट। फिर हमारे पास बचता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता है हमारा cos 5, है ना। पावर फैक्टर होता है हमारा cos 5। तो इसके लिए हमें 5 की वैल्यू पहले पता होना चाहिए, और 5 होता है हमारा, आप लोग को याद होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी अपॉन रियल किस में, z में। तो z की वैल्यू हमारी एक्चुअल में क्या आ गई, यहां से अगर r है हमारे पास है तो 19.899 प्लस j 30, 30 था हमारा एक्सएल, r प्लस जे एक्सएल होता है ना z। तो ये r हो गया और ये जे एक्सएल हो गया। तो इमेजिनरी है पार्ट हमारा 30 और रियल है 19.899। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 5 की वैल्यू। तो tan इनवर्स 30 ओवर 19.899। तो यहां से 5 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल बी 56.44 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू आ गया, अब cos 5 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि cos 56.44 डिग्री। सही है, तो cos 56 जो होगा वो आपका आएगा 0.552। ये आ गया हमारा पावर फैक्टर। सही है, देखो कुछ भी मैंने जरा सा भी अभी इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, इसने डायरेक्टली पूछा, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज रखते जा रहे हैं, हमारे पास आंसर आते जा रहे हैं। सही है, अब ये कह रहा है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, फेजर डायग्राम में देखो हमारे पास ये कैसा है, सीरीज आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम आप लोग को याद होगा कि हमारे पास करंट ऐसे होती थी और वोल्टेज आई की तरफ जा रहा होता था, है ना। बस वही हम लोग फेजर डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे चाहे उसको आप ऐसे लिख लीजिए आई आर या जो भी है, और उसके बाद अगर कंप्लीट बनाना है वैसे तो ये इतना भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा हो गया V और ये हो गई हमारी I। ठीक है, और इसमें आपको बस ये करना होगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है दैट इज 56.44। हमारा जो वोल्टेज है, क्योंकि इंडक्टर है ना, तो आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है कितने डिग्री से, 56.44 डिग्री से, ये जो हमारा। ठीक है, इतना भी फेजर डायग्राम आप बना देंगे तो चलेगा, और बस यही बनाना होगा, वरना क्योंकि अगर हम लोग V बनाएंगे तो पूरा उसमें फिर एंगल्स का ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमें सीधे ये दिखाना है फिर डायग्राम कि I इधर है तो वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है करंट को, और कितनी डिग्री से लीड कर रहा है, इसको थोड़ा सा मैग्नीट्यूड उसका बड़ा ही रखना। कितनी डिग्री से लीड कर रहा है, 56.44 डिग्री से। सही है, तो ये हमारा एक 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, हमने कितनी देर में सॉल्व कर लिया, क्यों भाई, कुछ 5 मिनट करीब लगे। ठीक है, चलो, तो फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ये वही 2019 का पेपर चल रहा है अभी, मई 2019 वाला। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट व्हेन वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t अप्लाइड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t इंडक्टिव है तो -90 हो जाएगा। फिर ड्राइव एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन आप लोग देख लिया, वन शॉट में मैंने कराया हुआ है। द एसी वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल्स टू 114, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल है, वो भी 8 मार्क्स का है ये भी। सही है, इसको करते हैं सॉल्व। V हमें दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, और वोल्टेज हमारा प्लस π/3 यहाँ पर है। ठीक है, वोल्टेज π/3 से लीड कर रहा है आगे की तरफ, और वोल्टेज व्हेन अप्लाइड टू सर्टेन सर्किट रिजल्टेंट करंट इज I 7.07 100 πt प्लस π/6। अब देखो यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि करंट हमारा मतलब जो सर्किट है वो RL है या RC है। सही है, तो ये हमें इन वेवफॉर्म से पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा आगे चल रहा है। ठीक है, इसने पूरे सर्किट की करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू हमें दी है, तो हम इस इक्वेशन को देख के पता करेंगे कि ये जो करंट और वोल्टेज है इनमें से कौन सा आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट तो सेम है दोनों का, 100 πt 100 πt। सही है, अब ये जिसका ज्यादा बड़ा होगा सेकंड पार्ट, वही लीड कर रहा होगा, है ना, वो आगे चल रहा होगा। तो ये π/3 है और ये π/6 है, तो कौन बड़ा हुआ इसमें से, वोल्टेज वाला पार्ट ना। π/3 हमारा बड़ा हुआ, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमारा RL सर्किट है ना। तो ये हमारा RL सर्किट है। अब इसने क्या पूछा, इंपिडेंस पूछा है, करंट सर्किट एलिमेंट्स, अच्छा सर्किट एलिमेंट्स पूछे हैं। सर्किट एलिमेंट्स क्या है इसमें हम बता देंगे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास, और इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस क्यों है, क्योंकि बिकॉज वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, बिकॉज वोल्टेज इज लीडिंग द करंट दैट्स व्हाई इट इज एन RL सर्किट, है ना। तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा, फिर एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर इसने पूछ लिया हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो हमें
करना क्या है, एक तो इंपिडेंस फाइंड आउट करना है, जेड फाइंड आउट करना है। तो अगर जेड फाइंड आउट करना है तो हम इसको पहले हम इसमें से फाई कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास ये हमने नॉर्मल लिखा हुआ है, ये क्या है एक्चुअली, ये होता था हमारा वीएम, है ना, वीएम साइन ओमेगा टी, और ये है हमारा आईएम, है ना, वीएम आईएम है हमारे पास ये। और अगर हम इसको पोलर में कन्वर्ट करें, ये वाली वैल्यू को अगर हम लोग पोलर में कन्वर्ट करें तो हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि वीआरएमएस जो होगा हमारा, वीआरएमएस के साथ में एंगल होता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे फेज चेक करें तो फेज कितना है, फेज डिफरेंस दोनों में कितना है, फेज डिफरेंस है π/3 माइनस π/6, सही है, यानी कि π/6 का फेज डिफरेंस। π/6 कितना होता है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 180/π से, पाई से पाई कट जाएगा, 180/6 = 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी वोल्टेज हमारा 30 डिग्री आगे चल रहा है करंट से, सही है। तो अब अगर हमें इंपीडेंस फाइंड आउट करना है तो इंपीडेंस हमारा क्या होगा, इंपीडेंस की वैल्यू तो हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो Z = V/I होता है, सही है। अब चाहे वो VRMS ओवर IRMS हो, चाहे VM ओवर IM, है ना, सेम रहेगा, नहीं रहेगा सेम। देखो VRMS क्या होता है, VM/√2, और IRMS होता है IM/√2। तो √2 से तो √2 वैसे भी कट ही जाना है, चाहे कोई भी वैल्यू रखे हो। तो हमारे पास यहाँ VM है, तो अब इसको अगर Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 141.4 डिवाइड बाई 7.07, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। और एंगल हमें पता ही है, एंगल कितना है, एंगल 30 डिग्री है Z का। तो जब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे 141.4 डिवाइड बाई 7, तो ये आएगा 20 अराउंड, है ना। हाँ मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, मैंने बताया था। तो ये आ गया हमारा Z आ गया 20 और एंगल था इसका 30, तो 20 एंगल 30 डिग्री हमारे पास आ गया Z, सही है। तो ये आ गया हमारे पास इंपीडेंस। इसको यहीं पे, इसको इतना मत छोड़ना, जब Z लिखो, Z की वैल्यू यहाँ पे लिखो, तो इसको फॉरन से कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर दें, जो हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें भी इसको कन्वर्ट करके लिख देना। चाहे तुम अपना जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलेटर होता है ना, उसमें डायरेक्ट पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्जन का ऑप्शन होता है, वहां से आप इसको कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। कितना है, 20 cos 30 होगा हमारा, 20 cos 30 कितना होता है, cos 30 में √3/2, मतलब √3/2 होगा, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, इतना कर लेना। उसके बाद क्या पूछा इसने, सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से, वो हम बता देंगे, रेजिस्टेंस है और हमारे पास इंडक्टेंस है। इसके बाद ने पूछा एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर। तो एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर निकालना हम लोग के लिए इसलिए आसान है क्योंकि पावर जो होती है हमारे पास क्या होती है, VRMS × IRMS। अच्छा, और एक्टिव पावर में यहाँ cos phi और आ जाता है साहब, ठीक है, और रिएक्टिव पावर में यहाँ sin phi आ जाएगा। तो Q होगा हमारा VRMS × IRMS × sin phi, ठीक है। तो अगर P हम ऐसे फाइंड आउट कर लें, ये RMS है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, सॉरी। तो अगर P हम लोग फाइंड आउट करें तो VRMS था हमारा VM/√2, यानी कि 141.4 /√2 कह लेंगे इसको, और यहाँ पे हो जाएगा ये 7.07, है ना, इसमें भी √2 और यहाँ भी √2, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, टोटल मिलकर हो जाएगा 2 हमारे पास, तो हो गया 2, है ना। और फिर इसमें हो जाएगा cos 30, cos phi जो है हमारे पास। तो यहां से पावर की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ 432.88 कुछ ऐसे निकल करके आएगी, सही है, एक्टिव पावर की वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट कुछ करना नहीं है, cos 30 की वैल्यू वैसे रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दिए, हमारे पास आ गई एक्टिव पावर की वैल्यू। फिर हम लोग अगर रिएक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें Q, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा सेम रहेगा जो आपने भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया है। इसको रख के बाद ये लास्ट वाली वैल्यू को cos phi की जगह sin phi कर देंगे, sin 30 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 141.4 मल्टीप्लाई बाय 7.07 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई sin 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 249.92। ये हो गया हमारे पास रिएक्टिव पावर। इसकी जो वैल्यू होगी वो VAR होगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसकी वैल्यू होगी वॉट, और फिर एक हमारे पास होगा S सिर्फ इतना है हमारा, जो VRMS × IRMS होता है, तो हो जाएगा हमारे 499.84 या 85 कह सकते हैं, 849 है, तो ये हमारा VA में होगा, सही है। अपरेंट पावर हमारी VA में होगी, रिएक्टिव पावर हमारी VAR में होगी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और पावर हमारी नॉर्मल जो एक्टिव पावर होती है वो वॉट में होगी, W में, सही है, क्लियर है इतना। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है सेकंड, इसी का थर्ड को फेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये डेफिनेशन आप लोगों को पता है, बैलेंस और अनबैलेंस लोड क्या होता है ये आप लोग को पता है, जिसमें सारे सेम होंगे बैलेंस होगा, नहीं होंगे अनबैलेंस होगा। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ वन फेज ट्रांसफार्मर, ये मैंने वन शॉट में बहुत 6-7 लाइन का सिर्फ डेरिवेशन है वो करना है। फिर आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल, 3 आइडेंटिकल इम्पीडेंसेस ऑफ 8 + j6 आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखो हमेशा याद रखना
कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन में जो वोल्टेज की वैल्यू दी होती है वो अक्सर लाइन वोल्टेज ही होती है, सही है, क्योंकि जो सप्लाई आ रही है वो लाइन वोल्टेज के अकॉर्डिंग आ रही है। और अगर फिर भी ना हो तो ये याद रखना कि लाइन वोल्टेज जो है वो अराउंड 400 के अराउंड होती है हमेशा, जहां भी दी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमें लाइन वोल्टेज गिवन। अब ये क्या पूछा है, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। किसमें, देखो कैसे कनेक्टेड है, स्टार में, ठीक है। तो स्टार में फेज वोल्टेज कैसा होता है, फेज वोल्टेज होता है वो VL बाई √3 होता है ना। तो लाइन वोल्टेज इन्होंने दिया है, लाइन वोल्टेज इन्होंने दिया है हमारा 415। अब इसको √3 से हम जो कर देंगे डिवाइड, सही है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 239.6 वोल्ट, ये आ गया हमारा फेज वोल्टेज। 415 हमारा लाइन वोल्टेज था, लाइन वोल्टेज को हमने √3 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज 239.6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, फेज करंट और लाइन करंट। तो फेज करंट और लाइन करंट स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में दोनों सेम होती है ना। हमारे पास स्टार कैसे होता है, ऐसे होता है ना, और यहां से हमारे पास लाइन करंट जारी होती है और ये हमारी फेज करंट होती है। तो कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है, जितनी लाइन करंट है वो सारी की सारी फेज करंट में आ रही है ना। तो इसलिए IL और IPH दोनों के दोनों सेम होती हैं। और IPH क्या होता है, VPH ओवर ZPH, है ना, जो हमारा यहाँ पे फेज में जो वोल्टेज है डिवाइड बाई जो इसका इंपेडेंस है फेज का यहाँ पे, ठीक है। तो फेज का इंपेडेंस इन्होंने दिया हुआ है, फेज का इंपेडेंस क्या है, 8 + j6, सही है। जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले मतलब फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स में बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पोलर कोऑर्डिनेट में आसान होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन कार्टेशियन में रेक्टेंगुलर में आसान होता है, सही है। तो VPH हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, 239.6 डिवाइड बाई फेज जो है वो 8j6 है। अब देखो अगर इसको हम लोग पोलर में कन्वर्ट करें तो 8 8 64, 6 6 36, सही है। तो टोटल हो गया 100, यानी इसका मैग्नीट्यूड आएगा 100, मतलब 10 √100 यानी कि 10। कन्वर्ट करके देख लो, सीधे कैलकुलेटर में डाल दो 8 + j6। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 100, मतलब √100 यानी कि 10, और इसका जो एंगल होगा दैट विल बी 36.86, ठीक है। एंगल इतना हो जाएगा इसका। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो इतना 23.9 हो जाएगा, 23.96 एंगल माइनस का 36.86, यानी हमारी जो फेज करंट है वो लैग कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडक्टेंस RL सर्किट्स होते हैं ज्यादातर फेज इंपेडेंसेस में हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास IPH की वैल्यू, सही है। ZPH हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि पूछा नहीं है इसलिए मैंने अलग से नहीं कैलकुलेट करा, यहाँ पे डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर दिया। तो फेज करंट, लाइन करंट, तो फेज करंट और लाइन करंट दोनों की दोनों हमारे सेम होंगी, दैट विल बी 23.96 एम्पियर एंड एंगल विल बी -36.86, ठीक है। ये हमारे हो गई IPH। इसके अलावा यही IL होगा। इसके बाद इसने पूछा एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर के लिए हमें cos phi पता होना चाहिए, है ना। एक्टिव पावर क्या होता है, VI cos phi। तो ये हमारे पास V है, ये हमारे पास I है, cos phi हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो cos phi के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई कैलकुलेट कर लेंगे। फाई हमारे पास है तो ये रहा 36.86, ये जो एंगल होता है इंपेडेंस का यही फाई होता है। तो बस इसको हम लोग ये रख देंगे 23.96, ये आई हो गया, फिर V हो गया हमारा 239.6, और फिर हमारे पास cos phi यानी cos 36.86। cos प्लस माइनस दोनों बराबर ही होता है तो कोई फर्क उसमें पड़ना है नहीं। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से टोटल 1377.9.76, तो ये हमारे पास आ गई एक्टिव पावर, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग 13.77 किलोवाट, है ना, क्योंकि ये वॉट में होती है हमारे पास जो एक्टिव पावर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, एक्टिव पावर भी आ गई हमारे पास। इसके बाद इसने क्या पूछा, व्हेन द सेम इंपेडेंसेस आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सप्लाई वोल्टेज फाइंड एक्टिव पावर। देखो पावर जो होती है हमारी पावर वो VL स्क्वायर ओवर ZPH होती है, VL स्क्वायर ओवर ZPH होती है, ठीक है। और ये है हमारे पास उसमें स्टार में। जब डेल्टा में चला जाता है तो पावर हमारे पास होती है 3 VL स्क्वायर ओवर ZPH। सेम अगर हमारे पास इंपेडेंसेस हैं तो हमारे पास पावर जो है वो VL स्क्वायर ओवर ZPH इंटू, मतलब ये 3 होता है अगर VL और फेज वाले उसमें अगर हम लोग देखें तो। वैसे तो हमारी जो पावर होती है दैट इज ऑलवेज √3 IL इंटू VL, एक ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमें क्या है, हमने VL हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ZPH भी हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने डेल्टा में यूज किया था, यहाँ पे कहाँ गया पावर, हमने जो VIL यहाँ से कैलकुलेट करिए। आप अगर इसको इस वाले फॉर्मूले से भी अगर रखेंगे VL स्क्वायर ओवर ZPH तो भी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और फिर क्या करना है,
डेल्टा में हमारे पास इसकी वैल्यू में 3 यहां पर और होता है, तो ये हमने कैलकुलेटेड है हमारी, जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी 13.77 किलोवाट। अब हमें इसमें सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब सेम इंपिडेंसेस स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो इंपिडेंसेस बढ़ता जाता है ना। जब सेम इंपिडेंस स्टार से डेल्टा में जाता है तो क्या होगा, पावर हमारी 3 गुना बढ़ जाएगी। सही है ना, पावर क्या होगी, 3 गुना बढ़ जाएगी हमारे पास। तो सेम इंपिडेंस अगर स्टार से डेल्टा में अगर सेम इंपिडेंस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो चाहे तो आप सिंपल ये भी रख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखिए VL² ZPH और फिर उसमें VL² और ZPH की वैल्यू रख दी, या डायरेक्टली इस पावर को आप मतलब ये स्टेटमेंट लिख के वी नो इफ द सेम इंपिडेंसेस आर कनेक्टेड इन डेल्टा देन द पावर विल बी 3 times मोर देन द स्टार कनेक्शन। सही है, इतना इंपिडेंस लिखकर भी आप फिर इतना स्टेटमेंट लिख के भी P इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 13.77 किलोवाट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा अराउंड ये 41.337 किलोवाट पावर आ जाएगी ये। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एक्टिव पावर। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है पूरा, मैंने वन शॉट में करा हुआ है। ठीक है, अगर ना हो तो ज्यादा जरूरत पड़े तो वहां जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये कितना है, ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें सिर्फ इसने 4 चीजें पूछी, 4 चीजों में 5-6 मिनट में ये भी सॉल्व हो गया। सही है, ज्यादा 6-7-8 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, तो 8 नंबर के 10 मिनट भी कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब जो है इसी एक ही पेपर का, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे, लेकिन इस पार्ट में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन वगैरह ये सब वन शॉट में हमने कवर करा है। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा है 5th यूनिट का, नहीं सॉरी 1 2 3 4 हाँ 5 यूनिट। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 5th यूनिट का, डिफाइन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। मैंने बताया था डेफिनेशन है, लिखी हुई है, याद कर लेना। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू AB किरचॉफ लूप एनालिसिस फॉर द सर्किट, ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओम। अब हमें यहाँ पे ना KVL से फाइंड आउट करना है कि जो करंट है ये वाली, ये जो AB में करंट जा रही है वो कौन सी, मतलब कितना होगा। तो हम लोग ऐसे कर KVL के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप में लगाते हैं तो करंट एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हम I1 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे I2 एज्यूम कर लेंगे। अब हमें यहाँ से I2 फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, है ना। तो अगर हम इस वाले KVL को देखें यहाँ पे तो क्या होगा, KVL लगाना तो आता है ना तुम लोग को या नहीं आता, KVL KCL। KVL में सिंपल हमारे पास जो मैश में एक जो लूप है हमारे पास, उसमें जितने सोर्स हैं और जितने ड्रॉप है वो दोनों बराबर होने चाहिए सारे के सारे, है ना। या तो ये कह सकते हैं सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सोर्सेज एक जगह लगा लिए सारे, सोर्स एक तरफ और लोड एक तरफ, सोर्सेज लोड के बराबर होंगे, और वो बैटरी जिसमें करंट अंदर जा रहा होगा वो लोड की तरह कंसीडर होती है, और जिससे करंट निकल रहा होगा वो सोर्स की तरह कंसीडर होती है। दोबारा बता देता हूं, जो बैटरी जिससे करंट निकल रहा होगा, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा होगा वो एज अ सोर्स कंसीडर होती है, और जिस बैटरी के टर्मिनल में करंट जा रहा होगा प्लस टर्मिनल में, वो एज अ लोड कंसीडर होती है। तो सोर्सेज हमारे पास यहाँ पे एक तो सोर्स है 12 वोल्ट का हमारे पास, फिर करंट हमारी चली यहां से तो 2 इंटू I1 हो गया, और फिर यहाँ पे 6 वोल्ट में आई, तो अभी 6 वोल्ट वाली में करंट अंदर जा रही है, इसका मतलब ये हमारा कैसा है, लोड की तरह है। तो लोड यानी राइट हैंड साइड पे हम लोग लिखेंगे 6, और फिर प्लस ये है 1, I1 इसमें इधर से आ रही है, I2 इधर की तरफ जा रही है ना, I2 हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू I1 माइनस I2। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहां से इक्वेशन है जो 6 तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6 बचा यहाँ पे 2I1 और 1I1 यहाँ से 3I1 माइनस I2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सही है, क्लियर है। अब अगर हम इस वाले लूप को कंसीडर करें, इस वाले लूप को अगर हम लोग कंसीडर करें तो करंट यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये हमारा एज अ सोर्स काम करेगा, तो होगा 6 हमारे पास सोर्स हो गया, और इस वाले में जो 1 है, ये 1 वाला, इसमें I2 जा रही है और I1 नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि I2 माइनस I1 होगा 1 से जाने वाला। सही है, तो हो गया I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गए, और यहाँ पे 3 और 5 इन दोनों से I2 जा रही है, तो 3 प्लस 5 कितना होता है 8 I2। सही है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इट विल बी 6, यहां से I1 I2 कितना हो जाएगा, ये एक I2 यहां से आएगा 9 I2, और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का I1 और प्लस का 9 I2 प्लस 9 I2। ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन। अब हम इसको चाहे तो प्लस कर लिए, माइनस कर, जो भी करना है कर लिए। क्या करना चाहिए हमें इसमें 3I1 है हमारे पास यहाँ, तो इसको माइनस कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास कितना आएगा 4I1 यहाँ से, टोटल हमारे पास आएगा
0 इक्वल्स टू 4i1 और ये माइनस का 10 माइनस 10i2। सही है। तो हमें जो वैल्यू चाहिए एक्चुअल में, हमें वैल्यू चाहिए i2 की। तो हम क्या करेंगे, i2 की वैल्यू हम लोग को चाहिए तो i1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके रख देंगे i2 वाली किसी भी इक्वेशन में। तो i1 यहां से कितना आ जाएगा, i1 इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा 10i2 और 4 नीचे चला जाएगा 10/4। ठीक है, यानी 2.5 i2 हो गया हमारे पास i1। अब इन दोनों में से किसी में भी i1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, किस में रखी जाए, चलो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, है ना। 1 हमारी सिंपल है। तो 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10/4 i2 और माइनस का 8। सही है। तो ये कितना होगा, 2.5 दिया 7.5, 2.3 2.5 मल्टीप्लाई 3 7.5 और -1 तो ये होगा 6.5। तो ये आ जाएगा 6, इसको आगे लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखो जाएगा 6 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 4i2 माइनस i2, ऐसे ये आ गया। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 4 होगा 7.5, है ना। 4 7 जा हो जाएगा 7.5, 28 और 5 तो 7.5 माइनस i2 ये हो जाएगा हमारे पास 6.5 i2। तो यहां से जो i2 की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी 6/6.5 और ये जो हो जाएगा ये कितना आएगा हमारे पास 0.923 एम्पियर। बस यही आंसर है हमारा, यही उसने पूछा। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट जा रही है, इसमें करंट जा रही है i2 हमने फाइंड आउट कर ली। तो i2 का आंसर है हमारा 0.923 एम्पियर। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, बस 2 लूप लगाने तो 2 इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इन इक्वेशन को जो मैंने ये सब करा है इतना तुम ना भी करो और डायरेक्टली अगर इसको इन दोनों इक्वेशन को आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो भी आपको डायरेक्टली वो आई का आंसर दे देगा। लेकिन यहां तक ये इक्वेशन बनानी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप चाहे कैलकुलेटर से कर रहे हो तो लिख दिया अपॉन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी फाइंड i1 इक्वल्स टू दिस i2 इक्वल्स टू दिस, तो वो एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना इक्वेशन लिखे अपने माइंड में कर दें और बल्कि उसमें भी नंबर कटने के चांसेस है, इसलिए ये वाले स्टेप भी लिखना बकायदा कि हाँ हमने i1 की वैल्यू आई तो उसको i1 रखा, फिर i2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है वहां से। समझ आई बात, तो उससे फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको जितने भी है। ड्राइव द इक्वेशन को कन्वर्ट डेल्टा कनेक्टेड रेसिव सर्किट इनटू स्टार, ये मैंने बताया ही था पहले भी कि आ जाता है 8 में। ठीक है, इसके बाद फिर ये वाले में केवीएल केसीएल एक्सप्लेन करा लिया, एक्टिव पैसिव नेटवर्क, ठीक है, डेफिनेशन से। फिर अब इसमें क्या बोला, 3 ओम रेजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जो हमारा 3 ओम वाला रजिस्टर है, 3 ओम ही पूछा है ना, या 5 करंट 3 ओम रेजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन फॉर द करंट, अच्छा 5B में हमारे पास ये वाला जो करंट है ये पूछा है 3 ओम वाले में कितना। अभी ये वही वाला सर्किट है सेम, जो हमारा i2 था वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट वाले इसमें। लेकिन अब कैसे फाइंड आउट करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एक बार में एक हमारा जो है वो यूज होगा, एक बार में एक सोर्स यूज होगा। तो पहले अगर हम लोग इसको 12 वोल्ट वाले को करें, ठीक है, तो यहां से ये शॉर्ट हो गया 12 वोल्ट वाले में। 12 वोल्ट वाले में जब ये शॉर्ट हो गया तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे केसीएल। केसीएल सबसे सही तरीका होगा, मतलब मुझे तो यही लगता है कि केसीएल से सबसे जल्दी आंसर आ जाता है। तो अगर हम लोग केसीएल यहाँ पे लगा लें, इसको कह देते हैं हम लोग i1, इसको कह देंगे हम लोग i2 और इसको कह देंगे i3। सही है, और ये हम लोग चलो VC है तो इसको VC मान लेते हैं, C है यहाँ पे तो हमने कह दिया कि भाई C नोड का VC। तो अप्लाइंग, ऐसे लिखेंगे हम लोग उसको, अप्लाइंग KCL एट नोड C। ये डायग्राम बनाने के बाद देखिए, डायग्राम में आप मेंशन करेंगे i1 ये है, i2 ये, i3 है, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि अप्लाइंग KCL एट नोड C। तो अगर नोड C पे KCL लगाना है तो कैसे लगाते हैं हम लोग KCL, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइड बाई जो भी रेजिस्टेंस हो उसमें। या पहले हम लोग ये लिख लेंगे i1 इक्वल्स टू i2 प्लस i3। जो करंट आ रही है वो जाने वाले के सम के बराबर होगी। तो करंट ये आ रही है और 2 जा रही है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। i1 क्या है हमारा 12 माइनस VC डिवाइड बाई 2 और i2 क्या है हमारा, अच्छा इसमें हम लोग केसीएल में हम लोग हमेशा एक वर्चुअल ग्राउंड कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक ग्राउंड होगा, तो हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड कंसीडर कर लिया। तो VC कितना होगा, VC माइनस 0 डिवाइड बाई 1, मतलब i2 जो है वो VC माइनस 0 डिवाइड बाई 1 क्योंकि 1 है वहां पे, और प्लस VC जो i3 होगा VC माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 8, माइनस 0 डिवाइड बाई 8, ये आ गया हमारे पास। अच्छा करंट है कितनी, जो हमारे पास करंट है वो कितनी है यहाँ पे, करंट है हमारे पास एक्चुअली VC डिवाइड बाई 8, ये वाली जो करंट जा रही है ना i3 वो है हमारे पास है। तो अगर हम VC डिवाइड बाई 8 का यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी कि कितनी करंट जा रही है। तो चलो यहाँ से देखते हैं, तो 12/2 इसको अगर हम अलग अलग कर लें 12/2 हो जाएगा 6 यहाँ पे, और ये माइनस VC/2, VC/2 को भी इधर ले आते हैं। तो ये था हमारा VC/1 जो था, VC प्लस VC/8 आया यहाँ पे, प्लस VC/2 आ गया। सही है, अब इन तीनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे 8। तो 8 जब लेंगे तो ये होगा 4VC, सॉरी ये होगा 8VC, यहाँ पे आएगा हमारे पास 8VC प्लस
VC प्लस 4VC इक्वल्स टू 8। सही है, यहाँ आएगा। अभी इसको ऐसे ही चल जाते हैं। 6 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, या 8 प्लस 4 12 13 VC बाई 8। अब इस 13 को इधर ले, क्योंकि हमें VC की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें VC बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें डायरेक्टली करंट पता चल जाएगा ना। तो VC बाई 8 इक्वल्स टू, आप VC की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको VC बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि I3 हमारा VC बाई 8 है। सही है, तो VC बाई 8 हम लोग अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो आ जाएगा 6 बाई 13। तो ये कितना आएगा, 6 बाई 13 इक्वल्स टू, चलो जो भी, अभी इसको 6 बाई 13 ही लिख लेते हैं। सही है, अच्छा अब जब ये तो हो गया हमारा, आप कह लोगे ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सुपरपोजिशन लग रही है ना अभी इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले को तो हम लोग रखेंगे, अब इसको शॉर्ट कर देंगे सेकंड केस में, है ना। यहाँ पे लिखना नाउ यूजिंग कंसिडरिंग 6 वोल्ट सोर्स ओनली, तो एंड रिप्लेसिंग अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, या शॉर्ट सर्किटिंग द 12 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो ये VC है, देखो अभी भी हमारे पास VC है। इसमें हमारे पास एक केस, मतलब जब आप कभी भी KCL लगाएं और आपको किसी नोड को ग्राउंड कंसीडर करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को ऊपर कंसीडर कर लेते हैं, बजाय जो है ये इसके नीचे कंसीडर करने के, हम क्या करेंगे, इसको यहां कंसीडर कर लेंगे। सही है, बिल्कुल सेम आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कभी भी किसी कोई अगर एक लाइन है, मतलब वोल्टेज और रेजिस्टेंस आगे पीछे लगे हुए, तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 1 ओम का यहाँ पे। अब हम यहाँ पे C नोड पे दोबारा से KCL लगाएंगे, तो क्या होगा, 12 माइनस VC डिवाइड बाई 2, सेम वही जो हमने यहाँ करा था वही यहाँ करेंगे, लेकिन अभी हम 6 वोल्ट का कंसीडर करें। सॉरी, यहाँ पे तो अब हमने रेजिस्टेंस ही नहीं रहा ना हमारे पास, अब तो और हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहा, तो अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि I2 तो इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है और I1 इधर आ रही है। इसको डैश लिखेंगे सबको, ये हो गया I1 डैश, ये हो गया I2 डैश और ये हो गया I3 डैश। सेकंड केस है ना हमारे पास, तो इसमें सब में डैश लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे I2 डैश इक्वल्स टू I3 डैश प्लस I1 डैश। सही है, तो I2 डैश क्या है हमारी, I2 डैश है 6 माइनस VC डिवाइड बाई 1। ये हमारे पास I2 डैश, ये 6 है, ये VC और ये 1। ठीक है, 6 माइनस VC डिवाइड बाई 1। I3 डैश क्या है हमारे पास, फिर से वही VC डिवाइड बाई 8 है। I3 डैश हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में। उसके बाद I1 डैश क्या है हमारे पास, I1 डैश है VC डिवाइड बाई 2। सही है, अब इसको हम फिर से वैसे मैनिपुलेट कर लेंगे, ये 6 इधर रह जाएगा इक्वल्स टू VC बाई 8 प्लस VC बाई 2 प्लस VC, ये जो VC था ये इधर आ गया, तो VC हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, 6 इक्वल्स टू, अब इनका ले लेंगे हम लोग LCM जब लेंगे तो 8, ये तो VC ऐसे ही रहेगा, प्लस 4VC हो जाएगा और प्लस 8VC हो जाएगा। ठीक है, 8VC हो गया और यहाँ पे आ गया 8, तो टोटल कितना होगा 13VC बाई 8। और इस बार भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें I3 डैश फाइंड आउट करनी है। I3 डैश क्या है, VC बाई 8, तो इस बार भी हमें VC बाई 8 ही फाइंड आउट करना है। तो VC बाई 8 इक्वल्स टू 6 बाई 13, है ना। तो इक्वल्स टू, चलो जो भी रहा हो, 6 बाई 13 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसको मान लेते हैं, तो ये आ गया हमारा कितना, I3 डैश। सही है, और यहाँ पे जो हमारे पास आया था 6 बाई 13, दैट वाज I3। हम क्या करें, टोटल करंट अब लिखेंगे हम लोग, टोटल करंट I इक्वल्स टू I3 प्लस I3 डैश। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो एक था हमारा 6 बाई 13 और दूसरा था हमारा 6 बाई 13, तो हमारे पास हो जाएगा 12 बाई 13। यही आ रहा था हमारे पास पहले भी, देखो जो हमने इसमें KVL लगाया, ये आंसर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। जब हमने इसमें KVL लगाया था तब भी हमारे पास क्या आया था, 12 बाई 13 ही आया था, है ना। यहाँ से तो ये इसी में तो हम लोग करें, हाँ KVL में हमारे पास कितना है, 12 बाई 13 ही था। देखो 6 टू 12, 6.5 12 13, है ना। तो तब भी हमारे पास यही था, अब भी हमारे पास यही आ रहा है। इसका मतलब हमने सुपरपोजिशन सही लगाया, हमारा आंसर सही आया। ठीक है, चलो समझ में आई ये बात, कैसे हम लोग करें सुपरपोजिशन में। एक बार हमने इसको कंसीडर किया, यहाँ KCL लगा दिया, दूसरी बार इसको कंसीडर किया, दोबारा से यहाँ KCL लगा दिया। लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे सेम हो रहे थे, इसीलिए हमने क्या किया, इस वाले को यहाँ से, इसको ग्राउंड कंसीडर करना था, इस वाले रेजिस्टेंस को हमने एक ऊपर ले लिया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं अगर सेम ही ब्रांच में और उसके बीच में कोई नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं तो। ठीक है, तो फिर चलिए आता है फिर 7th क्वेश्चन। इसमें भी शुरुआत में डेफिनेशन है और सिंपल कंपैरिजन है। फिर यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन 8 मार्क्स में कभी नहीं आया, सही बता रहा हूं मैं। कैसे नहीं है, देखो इसने सिंपल एनर्जी बिल दे रखा है कि भाई ये है, इसको बताओ क्या करना है।
देखो इसमें मैं टोटल, एक तो क्या पूछा इसने, क्या क्या काउंट, डेली एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर और मंथली एनर्जी बिल इन मंथ ऑफ 30 डेज। अगर हमें डेली एनर्जी कंजम्पशन पता हो, हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली एनर्जी कंजम्पशन पता चल गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें जो है बिल पता चल जाएगा टोटल कितने पैसे का आ रहा है। अब अगर देखो तो ट्यूब के अब सबके खर्चे दिए हुए, सबको सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है। एक ट्यूब 40 वाट की है और टोटल 6 ट्यूब लगी हुई है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 6 और टोटल 6 घंटे यूज हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 और कर देंगे हम उसमें, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, बताओ कितना आएगा। तो अब देखो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, चलो कर लेते हैं। हमारे पास ये 40 4 6 24 6 1440, ठीक है, और 6 चौक 24 दाम 2400, तो ये 2400 2400। फिर हमारे पास है 2 किलोवाट 1, और ये 2 किलोवाट है यानी 2000 वाट, एक है और 1 घंटे चल रही है, यानी कि ये होगा हमारा 2000 यहाँ पे, सही है। इसके बाद 2 किलोवाट का एक गीजर है और वो 2 घंटे चल रहा है, यानी 4000 किलोवाट 4000 वाट ये ले रहा है। फिर 100 वाट एक नंबर है और वो 6 घंटे चल रहा है, यानी 600 वाट हमारा ये लेगा 6 घंटे के लिए, सही है। अब इसको हम लोग कर देंगे सबको ऐड, तो हमें दिन का कंजम्पशन पता चल जाएगा कि डेली फर्स्ट जो है हमारा डेली एनर्जी कंजम्पशन कितना है, सही है, क्योंकि ये आर है ना, देखो वाट आवर्स, तो टोटल वाट आवर्स हमारे पास आ रहे हैं। जो एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है, एनर्जी की यूनिट है किलो वाट आवर्स, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास वाट आवर्स आएंगे, उसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा भाई 0, और ये आएगा 4, और 6 + 4 10 + 4 40 तो यहाँ पे जाएगा 4, कैरी 1 के बाद 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9, है ना, अच्छा, और 1 यहाँ पे भी तो था, तो 10 हो गया ये पूरा, तो 10,440 कंप्लीट ये वॉट आया। तो इसको अगर हम लोग ये क्या बोले, डेली एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर, तो अभी हमारे पास ये वाट आवर्स आए हैं अभी, तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 पॉइंट, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट आवर में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.44 किलोवाट आवर, सही है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 10.44 किलोवाट, सारे कंजम्पशन हमने कैलकुलेट किया, सबको ऐड कर दिया, वो हमें हमारे पास वॉट में है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, समझ में आई बात। अब इसने पूछा है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ 30 डेज, अगर 30 डेज के लिए पूछा है तो 10.44 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, एक महीने का हो गया, और एक यूनिट कितने की है, 6 रुपीज की है, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इसका जो बिल आएगा महीने का वो कितना आएगा, हमारे पास 1879.20, लगभग उतना ही जितना आपके घर का बिल आता है ना, आपके घर में भी इतना ही तो बिल आता होगा भाई। नॉर्मल एक घर में क्या होता है, 3-4 ट्यूबलाइट्स होती हैं, 5-6 होती हैं ट्यूबलाइट, 2-3 पंखे होते हैं, 4 पंखे हो जाएंगे, चलो 4 कमरे हैं 4 पंखे होंगे, सही है। उसके बाद एक वॉशिंग मशीन होती है, एक गीजर होता है, टीवी भी होता है, तो वही लगभग इन्होंने कैलकुलेट किया, इतना ही घर आता है। मेरे घर में तो इतना ही, मतलब हमारे यहाँ तो इतना ही आता है लगभग, आप लोग का पता नहीं, चलो खैर बहरहाल। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेट द, मतलब वही सब थ्योरी और डेरिवेशन, ये एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होता है 2019 वाला पेपर, जो कोविड से पहले का था, ठीक है। उसके बाद कोविड के बाद के 2 पेपर हो,